गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जैसा है कि आज मैं DLED थर्ड सेमेस्टर के विषय को स्टार्ट करने जा रही हूँ। सब्जेक्ट आप लोगों का समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम जो है उन बालकों का अध्ययन करेंगे जो निःशक्त बालक होते हैं। समावेशी का मतलब होता है सभी समान तौर से सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए, उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार मतलब सभी श्रेणियों के बच्चों का अध्ययन करेंगे। तो इसके माध्यम से हम किन बच्चों का विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। जो बहुत विशिष्ट होंगे उनके लिए क्या शिक्षा है, उन बच्चों को उनकी आवश्यकता, उनकी शिक्षा क्या है, उनके बारे में आज हम जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चीज़ ये है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, जिन्हें बहुत ही ज़रूरी है समाज में, वह किसी पर निर्भर न हो, आश्रित न हो, उन बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही जा रही है। उनके लिए वह शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ये विशिष्ट रूप से वो बच्चे होते हैं जिन्हें हम जो है शिक्षा के माध्यम से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ऐसे विशिष्ट वाले आवश्यकता वाले बच्चों की हम बात आज जो है इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जो है शैक्षिक समावेशन। क्या पढ़ेंगे? शैक्षिक समावेशन। ये शैक्षिक समावेशन क्या है, इनके माध्यम से क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे। शैक्षिक समावेशन, क्योंकि शैक्षिक समावेशन जो है निःशक्त बालकों की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा को हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। जो बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक इन सब से क्या होते हैं? निःशक्त होते हैं। उन बालकों के बारे में जो है हम पढ़ेंगे और इन्हीं निःशक्त बालकों की शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इन्हीं बालकों को, जो निःशक्त वाले बालक होते हैं, इन्हीं की शिक्षा को हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये क्या है? ये समावेशी शिक्षा है। इन्हीं के माध्यमों से जो है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा की बात कही जा रही है। तो ये शिक्षा छात्रों में विविध प्रकार के विषमताएं और विशिष्टताएं पाई जाती हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि विविध प्रकार की क्या पाई जाती है? विषमताएं और विशिष्टताएं। दो चीजें पाई जाती हैं बालकों में, विषमताएं एवं विशिष्टताएं। तो ऐसे विविध प्रकार के जो बालक हैं उनमें क्या पाई जाती है? विषमताएं पाई जाती हैं और विशिष्टताएं पाई जाती हैं। जो निःशक्त बालक होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? वो बहुत विपरीत होते हैं। ऐसे बालक अलग होते हैं, अलग प्रकार से होते हैं, और लेकिन उनमें कुछ विशिष्टताएं भी पाई जाती हैं। उन बालकों के लिए हम जो है शैक्षिक समावेशन का जो है प्रयोग करते हैं। या शैक्षिक समावेशन के माध्यम से उनके अंदर जो शिक्षा की कमी है वो इस समावेशन के माध्यम से हम उनकी शिक्षा को बिल्कुल सशक्त बना सकते हैं। उसी के लिए हमें ये जो है समावेशी शिक्षा का अध्ययन करना पड़ता है कि जो बालक जो है सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक जो है लैंगिक रूप से बिल्कुल निःशक्त हैं, उन्हें किसी भी समाज में जो वरीयता नहीं मिलती, कार्य करने की जो क्षमता नहीं है उनके अंदर, ऐसे बालकों को शिक्षा देने की बात समावेशी शिक्षा के द्वारा कही जाती है। तो यह विशिष्टताएं और विषमताएं शारीरिक रूप से होते हैं, मानसिक रूप से होते हैं और सामाजिक रूप से होते हैं और तथा लैंगिक कारणों से भी उत्पन्न होता है। तो इन सब कारणों से ही ये क्या होते हैं? ये बालक निःशक्त होते हैं। इन्हीं बालकों की शिक्षा के लिए हम समावेशी शिक्षा
शिक्षा को, निःशक्त बालकों की शिक्षा को जो है समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो विषमताओं के सामान्य बनाने को समाप्त करने के लिए हम जो है एक शैक्षिक समावेशन का पर्याप्त योगदान मानते हैं। इन्हीं विषमताओं को समाप्त करने के लिए हम शैक्षिक समावेशन का पर्याप्त योगदान अपने जीवन में मानते हैं। शैक्षिक समावेशन के ही माध्यम से जो निःशक्त बालक हैं, उन बालकों में जो सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक कारणों से वो हर चीज़ से वंचित रह जा रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ से उनको जो है भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम शैक्षिक समावेशन के माध्यम से ही उन बालकों में जो विषमताएं, जो विपरीतताएं पाई जा रही हैं, जो अलग से जो है विभिन्नताएं पाई जा रही हैं, उसी को समाप्त करने के लिए ये शैक्षिक समावेशन हमारे जीवन या उनके जीवन में पर्याप्त योगदान या पर्याप्त सहयोग कर रही है। तो शैक्षिक समावेशन के लिए समावेशी शिक्षा का आधार जो है आधार का कार्य करती है। यह शैक्षिक समावेशन क्या करती है? शैक्षिक समावेशन ही समावेशन का एक समावेशी शिक्षा का एक आधार मानती है। इसी के आधार पर जो है शिक्षा दिया जा रहा है। शैक्षिक समावेशन के माध्यम से ही समावेशी शिक्षा का एक आधार रखा गया है। इस आधार से ही कार्य जो है किया जा रहा है। शिक्षा ही एक ऐसा जो है अधम मान लीजिए कि एक ऐसा शस्त्र है, शिक्षा एक ऐसी शस्त्र है जो जीवन को यापन करने में व्यापक रूप से हमें सहयोग प्रदान करती है। शिक्षा के ही माध्यम से हम विभिन्न कार्यों को सरल बनाने का क्षमता अपने अंदर रखते हैं। तो इस प्रकार अगर शिक्षा हमारे जीवन में नहीं है तो हम किसी भी मोड़ पर, किसी भी क्षेत्र पर कहीं न कहीं कमज़ोर जरूर पड़ जाएंगे। इसलिए शिक्षा को एक शस्त्र के माध्यम माना गया है कि वो एक ऐसी शस्त्र है जिसके माध्यम से जो है बच्चों में उनकी क्षमताओं को, उनकी सृजनात्मकताओं को हम विकसित कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है, हमारे भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वह जानवरों की तरह चिल्लाएगा। तो उसी तरह मान लीजिए कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है कि जो बच्चों में कमजोरी है, उस कमजोरियों को दूर करने के लिए हमें शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन हम अपने जीवन में आने वाले लोगों के लिए शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें। उन्हें उनके माता पिता या किसी भी प्रकार से उनको शिक्षा देने का प्रयास हम जरूर करें। तो ये समावेशी शिक्षा हमारा कहता है। फिर आगे देखते हैं कि जिसके द्वारा समाज के प्रत्येक प्राणी को उसका अधिकार मिल सकता है। अगर हमारे जीवन में शिक्षा नहीं है, हमें अपने अधिकार से लड़ने का कोई ताकत, हमें कोई शस्त्र हमारे काम नहीं आ सकता। लेकिन शिक्षा एक ऐसी शस्त्र है जिसके माध्यम से हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। समाज में प्राणी अपने अधिकार को क्या कर सकता है? अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है। अगर शिक्षा है तभी हम किसी भी अधिकार को, अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह सम्मान हो, चाहे समाज में किसी प्रकार से आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, हम अपने अधिकार को जो है समाज में पा सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो हम अपने अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद विद्यालय इस ओर अपना पूर्ण दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। विद्यालय तथा शैक्षिक समावेशन के लिए विद्यालयों द्वारा इस विषमता के कार्य को समाप्त किया जा सकता है। विद्यालय और शैक्षिक समावेशन के द्वारा ही इन विषमताओं को जो है समाप्त किया जा सकता है। बालक के अंदर से जो भी विपरीत व्यवहार है, उनका नेचर है, जो भी उनके अंदर निगेटिविटी पॉइंट पाई जा रही है, वह शैक्षिक समावेशन और विद्यालय के माध्यम से बच्चों में हम खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यह शैक्षिक समावेशन के द्वारा कहा जा रहा है कि हम उन बच्चों के अंदर से निगेटिविटी पॉइंट को हम खत्म कर सकते हैं। और फिर इसलिए प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षुओं के लिए इस समावेशित विषयों को जो है समावेशित विषयों में को अधिक
या अध्ययन के लिए विशिष्ट दृष्टि से रखा गया है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो शिक्षक होते हैं उन्हें प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं के लिए समावेशी विषय को विशेष रूप से अध्ययन करने के लिए इसमें जो है रखा गया है, जिसके कारण जो है बालक में उनकी आवश्यकताओं वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न हो सके। मतलब ऐसे टीचर की नियुक्ति हो, ऐसे शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाए जो आवश्यकता वाले बच्चों के अंदर के मतलब कि उनके अंदर संवेदनशीलता हो, वह बच्चों को जो है अच्छे ढंग से और प्रेम पूर्वक उन्हें शिक्षा देने की उनके अंदर क्षमता हो। ऐसे प्रशिक्षुओं को जो है अध्ययन कराया जाए, ऐसे प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाए कि जिससे बच्चों में जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं के प्रति वह संवेदनशील हो सके। इसके लिए जो है शैक्षिक समावेशन के माध्यम से उन्हें ट्रेंड किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आत्म अनुभूति का दर्शन अपने शिक्षण कार्य में एक शिक्षक कर सके। जैसे कि जो आवश्यकता वाले बालक हैं उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी आत्म अनुभूति क्या है, उनका दर्शन जो है बालक शिक्षक जो है बालक के अंदर के जितने भी आत्मनिर्भरता है या आत्म अनुभूति है उसका दर्शन एक प्रशिक्षु कर सके कि यह बालक की क्या आवश्यकता है या किस क्षेत्र में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, कैसे जो है इसकी क्या क्या रुचि है। ये सारी चीज़ें जो है शैक्षिक समावेशन के माध्यम से शिक्षक को ट्रेंड करके आवश्यकता वाले बालकों को जो है उनके आत्म अनुभूति का वह दर्शन कर सके। इसलिए उन्हें इसको जो है बिल्कुल ट्रेंड करके प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देकर ऐसे विद्यालय में रखा जाए कि उनके सारी आवश्यकताओं को वह खुद स्वयं जान सके, जिससे कि उन्हें पर्याप्त योगदान और सहयोग शिक्षक दे सके। इसलिए शैक्षिक समावेशन के माध्यम से उन्हें ट्रेंड किया जाता है। अब हम शैक्षिक समावेशन का अभिप्राय क्या है, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय या शैक्षिक समावेशन का अर्थ जानेंगे। शैक्षिक समावेशन का अभिप्राय इसका अभिप्राय क्या होता है, जो है इसका मतलब क्या होता है शैक्षिक समावेशन का, हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, शैक्षिक समावेशन का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से होता है जो कि छात्रों के शारीरिक जो है एवं मानसिक असमानताओं के अनुरूप होती है। यह शैक्षिक समावेशन का मतलब क्या होता है, शैक्षिक समावेशन का अभिप्राय होता है कि शैक्षिक समावेशन का आशय उस शिक्षा से होता है जो कि छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक असमानता के अनुकूल या अनुरूप होती है। जैसे कि बालक विषमता है, बालक के अंदर बालक असमानता रखता हो अपने अंदर, उसके अनुरूप यह शिक्षा रखा गया है कि बालक इसके अनुरूप जो विपरीत दिशा में है वह उसके अनुरूप इस शिक्षा के माध्यम से बालक इसके अनुरूप बन सके और अपनी आवश्यकता अपने अधिकार को वह जान सके। शैक्षिक समावेशन किसी एक व्यक्ति अथवा छात्र के लिए नहीं होता है। शैक्षिक समावेशन किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक छात्र के लिए नहीं रखा गया है, वरन ये सभी छात्रों के लिए रखा गया है। सभी प्रकार के छात्र इसमें आते हैं, सामान्य वाले भी आते हैं, प्रतिभाशाली बालक आते हैं, मंद बुद्धि बालक आते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक आते हैं, जो सामान्य वातावरण में कार्य नहीं कर पाते हैं। इसमें से जो सामान्य तरीके से कार्य नहीं कर पाते, ऐसे भी बालक जो है इसमें होते हैं।
इस प्रकार इसमें से कुछ छात्र शारीरिक रूप से और एवं कुछ छात्र प्रतिभाशाली अन्य प्रकार से भी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ बच्चे सामान्य रूप से शारीरिक रूप से एवं कुछ छात्र प्रतिभाशाली अन्य प्रकार से भी हो सकते हैं। सभी स्थितियों में सभी छात्रों को शैक्षिक समावेशन के आवश्यकता होती है। सभी को शैक्षिक समावेशन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनके लिए भी होता है। जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं उनके लिए भी जो है ये चीज़ें जो है शिक्षा होती है। शैक्षिक समावेशन जो शारीरिक रूप से अक्षम होंगे उनके लिए भी है, जो मानसिक रूप से अक्षम होंगे उनके लिए भी, जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनके लिए, मतलब सभी हमने कहा ना पहले कि सभी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए यह शैक्षिक समावेशन रखा गया है। सभी स्थितियों में छात्रों को शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता होती है। सभी स्थितियों में बालक किसी भी स्थिति में हो, छात्र किसी भी स्थिति में हो, लेकिन उसे शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामान्य वातावरण में समान स्तर के छात्र ही कार्य कर पाते हैं। सामान्य रूप से या सामान्य स्तर से अधिक या कम योग्यता वाले जो बालक होते हैं वह सामान्य से भिन्न छात्रों के लिए शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता होती है। जो सामान्य बालक होते हैं वह सामान्य रूप से सामान्य कार्य कर पाते हैं, लेकिन जो उनसे भिन्न योग्य, अधिक योग्य या कम योग्य वाले तथा सामान्य से भिन्न छात्रों के लिए शैक्षिक समावेशन की व्यवस्था की जाती है। शैक्षिक समावेशन के को विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से क्या है? परिभाषित किया है। निम्नलिखित रूप से शैक्षिक समावेशन को परिभाषित किया है। जैसे श्रीमती आर के अनुसार उन्होंने लिखा है, शैक्षिक समावेशन के अनुसार श्रीमती आर के अनुसार, श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार, श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार हम जो है देखेंगे कि शैक्षिक समावेशन क्या है। शैक्षिक समावेशन जो है शैक्षिक समावेशन का अभिप्राय उन छात्रों के शिक्षा की व्यवस्था से है, उन छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से है जो अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक एवं मानसिक रूप दक्षता से ग्रसित हैं। इस प्रकार के छात्रों को प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूपों में जो है शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता होती है। इन लोगों के लिए शैक्षिक समावेशन की जो है आवश्यकता होती है, जो लिंग, धर्म, जात, भाषा, अपवंचित वर्ग और शारीरिक और मानसिक रूप से दक्षता वाले ग्रसित बालक और प्रतिभाशाली जो बालक शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से प्रतिभावान एवं अक्षम बालक हैं। ये दोनों प्रकार से ही इन बालकों को शिक्षा की आवश्यकता, शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता होती है श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार। अब हम देखेंगे प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार उन्होंने कहा कि शैक्षिक समावेशन का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जो सामान्य स्तर के छात्रों से अधिक और सामान्य स्तरों अधिक एवं निम्न मानसिक स्तर के छात्रों के लिए होती है। इसका स्वरूप छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप होता है। इस प्रकार जो है हम शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता वहाँ पे पड़ती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शैक्षिक समावेशन किसी एक
श्रेणी या किसी एक श्रेणी के छात्र के लिए नहीं होता है, वरन ये सभी श्रेणियों के लिए, सभी छात्र की श्रेणियों के लिए, सभी वर्ग, धर्म, जाति, लिंग और अपवंचित सभी बालकों के लिए यह शैक्षिक समावेशन जो है रखा गया है। इन सभी छात्रों के लिए होता है जिनको इसकी आवश्यकता होती है। आज की शिक्षा में जो है, आज की शिक्षा में उद्देश्य सामान्य से भिन्न छात्रों का भी सर्वांगीण विकास करने के लिए यह शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता होती है। जो सामान्य से भिन्न बालक होते हैं, उनका जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं, उनके लिए यह शैक्षिक समावेशन की जरूरत होती है। आज जो है छात्र को इस स्थिति में उस क्षमता और एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक समावेशन की जरूरत जो है अंतर्गत प्रतिभा तथा शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता वाले बालक के लिए यह शैक्षिक समावेशन की जरूरत पड़ती है। अब हम शैक्षिक समावेशन के माध्यम से विशेषताओं को देखेंगे कि शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं क्या हैं। शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं, ये तो अभिप्राय था, इसका आशय था, हमने बताया। अब विशेषताएं बताएंगे, शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं। शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं। तो शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है शैक्षिक समावेशन सामान्य शिक्षा व्यवस्था से अलग। शैक्षिक समावेशन की पहली विशेषता है कि सामान्य शिक्षा व्यवस्था से अलग रूप में पाया जाता है, अर्थात इसकी संरचना सामान्य से अलग होती है। अर्थात इसकी जो शिक्षा व्यवस्था होती है वह सामान्य रूप से अलग होती है। इनकी संरचना जो बनाई गई है, शिक्षा देने की जो प्रविधि बनाई गई है, वह बिल्कुल सामान्य संरचना से जो है अलग होता है। शैक्षिक समावेशन प्रतिभाशाली एवं शारीरिक अक्षमता से युक्त छात्रों के लिए ही होता है। इसमें शैक्षिक समावेशन के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली एवं योग्यता अक्षमता युक्त वाले छात्र होते हैं, उनके लिए ही होता है शैक्षिक समावेशन की व्यवस्था में। तीसरा है शैक्षिक समावेशन की व्यवस्था में छात्रों की योग्यता एवं मानसिक स्तर का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरे में कहा जाता है कि ऐसे बच्चे को जो उनकी योग्यता, उनकी स्तर, उनकी मानसिक स्तर को विशेष रूप से ध्यान में रखकर उनको शिक्षा दी जाती है। ये तो विशेषता है। फिर होती है कि शैक्षिक समावेशन उन छात्रों में के लिए होता है जो एक निश्चित शैक्षिक वातावरण में सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, उनके लिए शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता होती है। पांचवा है हमारा शैक्षिक समावेशन की शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं विधियां सामान्य शिक्षकों के पाठ्यक्रम से जो है विधियां भिन्न होती हैं या अलग होती हैं। मतलब जो सामान्य वर्ग के मतलब सामान्य शिक्षा जो दी जाती है, उससे इनकी जो शिक्षा पाठ्यक्रम है, उन विधियों को अलग रूप से रखा गया। उनके मानसिक और शारीरिक स्तर को देखते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था जो है शैक्षिक समावेशन के माध्यम से रखी गई है। अब आता है शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य क्या हैं। शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य, ये तो विशेषताएं थे। अब है शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य। शैक्षिक समावेशन
शैक्षिक समावेशन का शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य निम्नलिखित रूप से निर्धारित किया गया है कि इसके उद्देश्य क्या है। तो हम देख लेते हैं। शैक्षिक समावेशन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला हम देखते हैं, पहला क्या है हमारा कि इसके माध्यम से छात्राध्यापक तथा प्रशिक्षु विशेष आवश्यकता वाले बालकों या बच्चों के प्रति संवेदनशील हो सकेंगे। मतलब जो इसकी व्यवस्था की इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो प्रशिक्षु होंगे या छात्राध्यापक होंगे उनको इस प्रकार से जो है प्रशिक्षु किया जाएगा। उनको इस तरह से जो आवश्यकता वाले बालक उनको इस तरह से प्रशिक्षु किया जाए कि यह बच्चों के प्रति क्या हो सके, संवेदनशील हो सके। दूसरा है सामान्य विद्यालय में अध्यापक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वाले बालकों की पहचान कर उनकी उचित देखरेख का निर्देशन दे सकेंगे। ये होना चाहिए दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य हमारा यह होता है कि शैक्षिक समावेशन द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं की विवेचना कर समाधान कर सकेंगे। ये चीज़ें रखी गई, उद्देश्य होना चाहिए। चौथा है हमारा शैक्षिक समावेशन की अवधारणाओं को समझकर विद्यालय में समावेशित वातावरण का सृजन कर सकें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। फिर हमारा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए शैक्षिक कार्य योजना का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन कर सकेंगे। ये चीज़ें रखी गई। फिर छठवां है हमारा विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को पहचान कर विशेष शिक्षण योजना तैयार कर सकेंगे। ये शैक्षिक समावेशन का उद्देश्य है। अब हम करेंगे शैक्षिक समावेशन का पहचान। शैक्षिक समावेशन की पहचान। ये तो विशेषता थी, उद्देश्य थी। अब शैक्षिक समावेशन की पहचान करेंगे। शैक्षिक समावेशन की पहचान कैसे होता है इसके बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे। शैक्षिक समावेशन की पहचान के रूप में विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान की जाती है। इसके माध्यम से शैक्षिक समावेशन के माध्यम से हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेंगे। ठीक, व्यक्तिगत भिन्नता के विस्तृत अध्ययन से पूर्व सभी बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात समस्त बालकों में जो है बालकों को सामान्य मानकर चलाया जाता था। कुछ बालकों को जो सामान्य से भिन्न थे, असामान्य थे, उन्हें असामान्य माना जाता था। परंतु मानसिक मापन तथा सांख्यिकी के अध्ययन से मानसिक मापन तथा सांख्यिकी के अध्ययन तथा मनोविज्ञान के विकास से उन बालकों की और ध्यान में रखा गया जो सामान्य से थोड़ा भी भिन्न होते थे, तथा उन्हें सामान्य बालकों से अलग पहचान कर जो है जान लिया जाता था। ये बालक सामान्य बालकों से
भिन्न है या अलग है, तो बालक जैसे चाहे वह जुड़वा ही क्यों ना हो, एक दूसरे से क्या होते हैं कि अलग होते हैं। जो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। जुड़वा भाई क्यों ना हो, लेकिन वह क्या होते हैं, अलग होते हैं, एक दूसरे से अवश्य भिन्न होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधिकांश छात्र समूह औसत से भिन्न होते हैं। और जैसे एक कक्षा में कई छात्र वहाँ पर मौजूद होते हैं, समूह में होते हैं, तो वहाँ पे जो छात्र होते हैं वो छात्र एक समान नहीं होते हैं। कहीं सभी छात्र एक समान नहीं हो सकते, कुछ न कुछ असमानता पाई जाती है और भिन्नता उनके अंदर पाई जाती, उनकी औसत समूह से वह क्या होते हैं, अलग होते हैं। ऐसे बालक शारीरिक तथा मानसिक भिन्नता के कारण विशिष्ट कहे जाते हैं। इसे सीखने में इन्हें जो है इसमें सीखने की अक्षमता, बाध्यता तथा शारीरिक अक्षमता या मानसिक विकलांगता पाई जाती है। यही बालक जो है सामान्य बालकों में देखा जाता है रखकर एक साथ कि जो शारीरिक, मानसिक और तथा विकलांगता इनके अंदर पाई जाती है। ये बालक दृष्टि, श्रवण एवं वाणी बाधित तथा मंद बुद्धि और सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म एवं अधिगम अक्षमता भी श्रेणी में मतलब रखे जाते हैं। कुछ बालकों में जो है और भी चीज़ें एक्टिविटी होती है जो शैक्षिक समावेशन के माध्यम से उनकी पहचान करके उन्हें अलग प्रकार से शिक्षा देने की बात जो है कही जाती है कि ऐसे बालकों के लिए हम विशेष पाठ्यक्रम रखें, अब विशेष शिक्षा व्यवस्था करें जिससे कि इनके अंदर भी समानता की पहचान हम कर सकें, असमानता को दूर कर सकें। इसकी पहचान हम शैक्षिक समावेशन के माध्यम से करते हैं। ठीक, यदि एक समरूप समूह के बालकों के लक्षणों का मापन किया जाए तो उसका वितरण सामान्य वर्ग के समान होगा। इस समान वर्ग के मध्य में पड़ी लंबवत रेखा यह बताती है कि सामान्य इस प्रकार से तो अभिप्राय होता है कि यह बालक भिन्न होते हैं। इसी माध्यम से हम शैक्षिक समावेशन की जो है पहचान करते हैं। अब विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करना, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करना। अब हम तो शैक्षिक समावेशन की पहचान कर सकें, इसके माध्यम से हम जो बच्चे शारीरिक, मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं, उनकी पहचान किए। अब हम देखेंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वालों की पहचान कैसे करेंगे, उन बालकों की क्या ज़रूरत है, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान। तो विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए कुछ मानक परीक्षण बनाए गए हैं। क्या किए गए हैं? कुछ मानक परीक्षण बनाए गए हैं, विद्यालय में प्रयोग में ला सकते हैं। इसके लिए हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रयोग हैं जिनके माध्यम से हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान कर सकते हैं। पहला हमारा है सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु परीक्षण। सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु परीक्षण। सृजनात्मक बालकों
बालकों के पहचान हेतु परीक्षण पहला है सृजनात्मक बालकों के पहचान हेतु परीक्षण। हम देखेंगे कि जो सृजनशील बालक होंगे उनकी पहचान हेतु कैसे परीक्षण मतलब किया जा सकता है, इसकी देखेंगे। इसके लिए जो परीक्षण वर्तमान प्रचलन में है, जैसे हमारे एक जो है वाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण किया गया है। इसमें जो है डॉक्टर पासी का सृजनात्मक परीक्षण है। कई ऐसे परीक्षण मतलब इसके माध्यम से हम देखेंगे कि जो निःशक्त आवश्यकता वाले बालक हैं या विशिष्ट आवश्यकता बालक है की पहचान करने के लिए हमको जो परीक्षण उन्होंने किया है, जैसे डॉक्टर पासी ने किया है, डॉक्टर पासी ने सृजनात्मक परीक्षण हेतु बालकों के लिए कई ऐसे परीक्षण किए। जैसे उन्हें कोई कार्य दे दिया जाता है या शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं फिर भी उसे करने में दक्षता अपने अंदर रखते हैं, तो कुछ न कुछ इनके अंदर सृजन करने की क्षमता जरूर होती है। तो उसका परीक्षण व कार्यों के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर इसका परीक्षण करते हैं। दूसरा हमारा है मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों की पहचान है परीक्षण। दूसरा हमारा क्या है? मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों हेतु बालकों की पहचान हेतु बालकों की पहचान हेतु बालकों के पहचान हेतु परीक्षण मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों के पहचान हेतु परीक्षण। अब जैसे सृजनात्मक बालकों की पहचान के लिए डॉक्टर पासी ने जो है सृजनात्मक चीज़ों को सृजन करने की क्षमता को उन्होंने कार्यों के माध्यम से उनके सृजन करने की पहचान किए, परीक्षण किए। उसी तरह मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों की पहचान है तो उन्होंने भी परीक्षण किया गया। तो इसमें देखा गया कि जो मंद बुद्धि वाले बालक के लिए 2 परीक्षण रखे गए। पहला है सामान्य बुद्धि परीक्षण और दूसरा हमारा है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। तो हम देखेंगे कि सर्वप्रथम विशिष्ट वर्ग के बालकों की पहचान करने के लिए हमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य को करने चाहिए। निम्नलिखित कार्य को हमें क्या करना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम तो विद्यालय में ऐसे बालक बालिकाओं का पता लगाना चाहिए जो कक्षा में अनेक प्रकार की अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। जैसे हम देखेंगे कि कोई बालक ऐसा है जो बार बार किसी विषय में किसी कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, मैं ऐसे बालकों की पहले पहचान करूंगी और फिर उसके बाद जो है उनकी एक सूची बनाई जाए। विद्यालय में प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों की भी सूची बनानी चाहिए। जो बालक सृजन करने की क्षमता रखते हैं या प्रतिभाशाली बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक जैसे किसी टॉपिक किसी विषय पर हम उन्हें समझा रहे हैं, एक बार समझाने पे बताने पे उन्हें समझ में आ जाता है, ऐसे बालक जो है प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक करने की क्षमता, इन सब की क्या हो एक अलग अलग सूची बनाई जाए। और क्योंकि ये बालक भी सामान्य बालक एवं जो है सामान्य बालक से विशिष्ट मतलब सामान्य एवं सृजनात्मक बालक
ये सबसे क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इनकी एक सूची बनाकर विशिष्ट रूप से इन्हें अलग बनाया जाए कि इन बालकों की पहचान, बालक बालिकाओं की पहचान के लिए हमें करने के लिए हमें प्रश्नावली का तैयार की जा सकती है। इनके लिए एक प्रश्नावली तैयार करें। देखें, प्रश्नावली तैयार करें जिसके आधार पर विशिष्ट बालक बालिकाओं के संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकेगा। हमें गांव, छोटा मतलब गांव या छोटा मोहल्ला, अपने आसपास के छोटे जो है छोटी इकाइयों में रहने वाले लोगों के लिए, इस सभी एक दूसरे से परिचित होते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें मतलब तैयार करके और वहाँ के प्रमुख ऐसी परिस्थिति से सामान्य बालकों के विशिष्ट बालकों का पता लगाएं। गांव के प्रमुख व्यक्ति जो मुखिया होता है उससे हम या अन्य शिक्षित व्यक्तियों के साक्षात्कार करके पता लगाया जा सकता है कि इसमें से कौन से बालक मतलब इस प्रकार के बालकों की सूची तैयार करके करनी चाहिए जिससे विद्यालय की शिक्षा 2 से 5 वर्ष तक प्राप्त करके बीच में छोड़ दिया है या फेल हो गया है, अनुत्तीर्ण हुआ है। तो इन सब का अध्ययन करके हम मंदबुद्धि या पिछड़े बालकों की पता लगा सकते हैं कि जो बालक बिल्कुल मतलब पढ़ने से वंचित रह गया है या पढ़ाई नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश या अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, तो ऐसे बालकों की हम एक सूची तैयार करेंगे और सूची तैयार करके हम गांव या छोटे मोहल्ले, कस्बा, आसपास के लोगों से जाकर वहाँ के मुखिया के लोगों से हम पूछते हैं, पता करते हैं। तो ऐसे हमें कई बालक मिलते हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं या फिर बीच में छोड़ देते हैं किसी कारणवश से, आर्थिक रूप से। तो ये सारी चीज़ें हम मंद रूप से भी बालक होंगे, उनकी पता हम सूची तैयार करके पता लगा सकते हैं कि इस प्रकार के मंद बुद्धि वाले बालक मतलब पाए जाते हैं। अब हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक का अर्थ पढ़ेंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक का अर्थ, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक का अर्थ, हम इनका अर्थ जानेंगे कि ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक का मतलब क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जो है जानेंगे। तो विशिष्ट शब्द का अर्थ होता है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं। कुछ प्रतिभावान को, कुछ सृजनात्मक बालकों को, कुछ ऐसे इस बालकों के लिए, परंतु ऐसा नहीं है। विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उनका अर्थ सामान्य बालकों से भिन्न रखने वाले बालक को कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, जैसे कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि वो बालक जो विशिष्ट आवश्यकता वाले शब्द का अर्थ होता है अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग प्रकार के व्यक्त करने वाले, कुछ प्रतिभावान को या कुछ सृजनात्मक बालकों के लिए, परंतु ऐसा नहीं है। लेकिन विशिष्ट का अर्थ सामान्य बालक से भिन्न रखने वाले बालक को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। इनकी निम्नलिखित परिभाषा है, जैसे श्रीमती राजकुमारी शर्मा के अनुसार, श्रीमती राजकुमारी शर्मा के अनुसार, श्रीमती राजकुमारी शर्मा के अनुसार, श्रीमती राजकुमारी शर्मा के अनुसार हम देखेंगे तो उन्होंने कहा है
कि विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक वह है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक वह है जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए सामान्य बालकों से अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखता। कुल मिला के कहने का अर्थ इनका है कि जो सामान्य बालकों से भिन्नता रखता हो, ऐसे बालक जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहे जाते हैं। ठीक, अब हम विशेषता जानेंगे कि विशिष्ट बालकों की आवश्यकता क्या होती है। विशिष्ट बालकों की आवश्यकता, विशिष्ट बालकों की विशेषताएं जानेंगे कि ये कैसे विशेष होते हैं, इनके अंदर कौन सी विशेषता पाई जाती है जिससे कि इन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो इनकी पहली विशिष्ट बालकों की विशेषता, विशिष्ट बालकों की विशेषता विशिष्ट बालकों की विशेषता। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये पहला है हमारा विशिष्ट, पहला हमारा क्या है, ये विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तथा शारीरिक बनावट से भी अच्छे होते हैं और रखते हैं, किंतु सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ये शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और शारीरिक बनावट से भी अच्छे होते हैं, लेकिन सामान्य बालकों से भिन्नता रखते हैं। दूसरा है प्रतिभाशाली बालक मानसिक बीमारियों से ग्रसित नहीं होते, मानसिक बीमारियों से ग्रसित नहीं होते और यह बालक, तीसरा है, यह बालक तीव्र शारीरिक विकास की सीमा के अंतर्गत आते हैं। ये विशेषता है इनकी। कक्षा में बतलाई गई बातों को सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक ठीक से समझ लेते हैं, ये विशिष्ट वाले बालक होते हैं। इन्हें असफलता कम ही हाथ लगती है। इनकी विशेषता यह होती है कि ये हर क्षेत्र में कहीं इनको सफलता प्राप्त होती है। इनको, ये बच्चे बहुत कम असफल होते हैं, नहीं तो इनके हाथ हमेशा सफलता ही लगती है। इनमें नकारात्मक संवेग जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि का प्रयोग कम होता है या कम देखा जाता है। ऐसे बालक सकारात्मक संवेग जैसे स्नेह, आनंद, प्रेम, भली भांति संयोजित आनंद का अनुभव समय आवश्यकता अनुरूप करते रहते हैं। ऐसे बालक अपने साथियों से भली भांति समायोजित रहते हैं। घर, विद्यालय तथा समाज में भी अच्छा समायोजन कर लेते हैं। तो ये सब बालक क्या होते हैं, विशिष्ट, इनकी विशेषता, इनके अंदर विशेष रूप से ये विशेषता पाई जाती है। तो अब जो है 49 हो गया ना, 50 मिनट हो गया। आज मैं विशिष्ट आवश्यकता या विशिष्ट बालकों की विशेषता को हमने बताया। अब आगे हम जो है इनके शिक्षा के बारे में बताएंगे।
और इनकी शिक्षा विधियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।